नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 3,83,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 72 लाख के पार हो गई है। गुजरात में 1,53,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। करजन विधानसभा सीट पर भाजपा से अक्षय पटेल का नामांकन। भाजपा नेताओं ने फिर एक बार की कोरोना की अनदेखी। सरकारी प्रॉपर्टी के लाखों के टैक्स बकाया, बीएमसी द्वारा ठोस कार्रवाई का अभाव। और गरबा पर पाबंदी से कई व्यवसाय पर असर, चनिया चोली से लेकर दीयों की खरीदारी में मंदी। करजन विधानसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार अक्षय पटेल ने आज अपना नामांकन दर्ज कराया, लेकिन हर बार भाजपा नेता जैसे करते हैं वैसा ही कुछ आज भी देखने मिला। भाजपा नेताओं के जमावड़े के चलते कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। हाल ही में कांग्रेस में से भारतीय जनता पार्टी में आए अक्षय पटेल को भाजपा ने इस बार विधानसभा उपचुनाव का टिकट दे दिया है। 3 नवंबर को उपचुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में करजन बैठक के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अक्षय पटेल ने अपना नामांकन करजन के भाजपा कार्यालय में दर्ज कराया, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुजूम पार्टी कार्यालय पर देखा गया, जिसमें डभोई के विधायक शैलेश मेहता, भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश पटेल समेत के कई नेताओं और कार्यकरों की उपस्थिति रही। इन सभी ने कोरोना के डर को भुलाकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन किया। भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार तरीके भारतीय राष्ट्रीय नेताओं माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शाह साहेब तेमज जेपी नड्डा साहेब और गुजरात प्रदेशना माननीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहेब, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल साहेब तेमज अपना प्रमुख श्री गुजरात प्रदेशना सीआर पाटील साहेबे जे भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार तरीके मारा पर विश्वास मूक्यो छे, ए तमाम प्रकारनो विश्वास सफल थाय अने भारतीय जनता पार्टीना कमरने गांधीनगर मूकवानो मारा मतदाताओए निश्चित करेलो छे। आम नागरिकों के लिए सरकार ने तरह तरह की गाइडलाइंस बनाई है और इन गाइडलाइंस को तोड़ने पर दंड भी वसूल किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर सोशल डिस्टेंसिंग समेत की सभी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते आए हैं। उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके चलते सरकार का दोगला रवैया सामने आता है। बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को पहले नोटिस दिए जाते हैं। नोटिस के बाद भी टैक्स नहीं भरे जाने पर प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है, लेकिन अगर सरकारी कार्यालयों के ही करोड़ों के टैक्स बाकी हो तो उस पर कार्यवाही भला कैसे की जाए। बीएमसी के रेवेन्यू विभाग द्वारा हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स नहीं भरने वाले लोगों को पहले नोटिस दिए जाते हैं और नोटिस के बावजूद भी टैक्स नहीं भरने पर प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है। अगर रिहायशी इलाकों में टैक्स बाकी हो तो पानी के कनेक्शन तक काट दिए जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी कार्यालयों के ही टैक्स बकाया हो तो उस पर कार्यवाही कैसे की जाए, उसकी असमंजस बीएमसी को भी रहती होगी। शहर की करीबन 38 जितनी सरकारी प्रॉपर्टी का करोड़ों का टैक्स बकाया है, जिन्हें नोटिस देने के बाद भी 8 करोड़ का ही टैक्स वसूल हुआ है, लेकिन अभी भी कई कार्यालयों के लाखों के टैक्स बाकी हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उस पर जानकारी दी बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने। જેમ સામાન્ય નાગરિકો પાસેથી પણ આપણે દર વર્ષે પ્રોપર્ટી ટેક્સ લઈએ છીએ રેસિડેન્શિયલ અને કોમર્શિયલનો, એ જ રીતે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં જે સરકારી કચેરીઓ આવેલી છે એ તમામ કચેરીઓ પાસેથી પણ કોર્પોરેશનને પ્રોપર્ટી ટેક્સ દર વર્ષે લેવાનો હોય છે અને એ પ્રમાણે આપણે આ બધી કચેરીઓને પણ પ્રોપર્ટી ટેક્સના બિલની બજવણી કરીએ છીએ। સાહેબ, આમાં કેટલો ટેક્સ બાકી છે પ્રોપર્ટી ટેક્સ? હું આપને વાત કરું તો લગભગ આ વર્ષમાં એપ્રિલથી અત્યાર સુધીમાં સરકારી કચેરીઓમાંથી પાછલી બાકી અને ચાલુ વર્ષનું ગણું થઈને 8 કરોડથી વધારેનો ટેક્સ જમા થઈ ગયો છે અને હજુ બીજો લગભગ 19 કરોડનો ટેક્સ છે
આ તમામ સરકારી કચેરીઓમાંથી લેવાનું બાકી નીકળે છે. સાહેબ, સામાન્ય નાગરિકોના બિલ નથી ભરતા ત્યારે આપણે સીલ મારતા આવીએ છીએ, ત્યારે આ સરકારી કચેરીઓમાં કઈ રીતની જોગવાઈ હોય છે? સરકારી તમામ કચેરીઓમાં સૌથી પહેલાં અમારા એએમસી આરની સહીથી તમામને નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને ગયા અઠવાડિયે તો માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીની સહીથી આ તમામ સરકારી કચેરીઓને પોતાના બાકી નીકળતા પ્રોપર્ટી ટેક્સના બિલ છે એ જેમ બને એમ ઝડપથી ભરવા માટેની નોટિસ આપવામાં આવી છે. ના ભરે તો કઈ રીતની પ્રોસેસ છે એની અંદર? એમાં આ બાબતે રાજ્ય સરકાર તરફથી પણ ફોલોઅપ લેવામાં આવી રહ્યું છે અને રાજ્ય સરકારમાં શહેરી વિકાસ વિભાગે પણ અમારી પાસેથી માહિતી માગી છે કે કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટની કઈ કચેરીઓ છે જેની પાસે પ્રોપર્ટી ટેક્સ બાકી છે. એટલે છેક રાજ્ય સરકારના લેવલથી પણ આ બાબતનું ફોલોઅપ થઈ રહ્યું છે અને એન્શ્યોર કરવામાં આવશે કે આ તમામ प्रोपर्टी टैक्स ની रकम છે એ बिल्कुल भराई जाए. कोरोना के मद्देनजर गरबा आयोजन पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है. ऐसे में चनिया चोली से लेकर मिट्टी के दिए बेचने वाले सभी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं. માં શક્તિની ભક્તિનું પર્વ એટલે નવરાત્રિ. નવલી નવરાત્રિ સંસ્કારી નગરી અને ઉત્સવપ્રિય નગરીમાં તમામ તહેવારો સૌ હર્ષોલ્લાસથી ઉજવતા આવ્યા છે. આ વખતે કોરોના સંક્રમણને લઈ તહેવારો ઉપર નિયંત્રણ લાદવામાં આવ્યા છે, જેના પગલે નાગરિકોમાં બહુ જ અવેરનેસ આવી છે અને નાગરિકો પણ અત્યારે આની સાથે સંમત થઈ રહ્યા છે. જોકે યુવાધનને એક તહેવારો ઉજવવાનો એક અનેરો શોખ હોય છે અને નવરાત્રિમાં ખાસ કરીને યુવાધનને પગલે જ ગરબા ગ્રાઉન્ડોમાં રોનક જોવા મળતી હોય છે. નવરાત્રિને હવે ગણતરીના જ દિવસો બાકી છે, તેમ છતાં અત્યારે આપણે નવા બજારની અંદર ઊભા છીએ. નવા બજારની અંદર જોઈ શકો છો દુકાનોમાં ઘરાકી નથી, તમામ દુકાનો ખાલી જોવા મળી રહી છે, ન તો કોઈ ખરીદાર જોવા મળી રહ્યો છે. આવો આપણે વાત કરીએ દુકાનના માલિક સાથે કઈ રીતની ઘરાકી છે, શું કઈ રીતનો ટ્રેન્ડ જોવા મળે છે. અત્યારે નવરાત્રિ માથે છે, કઈ રીતની ઘરાકી તમને જોવા મળી રહી છે? કોઈ ઘરાકી નથી સાહેબ. આ નવરાત્રિના જે સરકારે કેન્સલ કરી છે કે તમે કોઈ બી જાતના ગરબા કરી નથી શકતા, ફેરી ગરબા, એનાથી વેપારીને ઘણું મોટું નુકસાન થયું છે. અમે લોકો તો આખું વર્ષ નવરાત્રિ પર જ આશા રાખીએ છીએ. નવરાત્રિમાં જે વેપાર થાય એ જ અમારું આખું વર્ષ ચાલે છે. એનું ઘણું મોટું નુકસાન છે અમારું અને એના માટે સરકારે કંઈક અમને સહાયતા કરવી જોઈએ વેપારીઓને, એ જ અમને આશા છે. બાકી આ સમયે તો તમને ઊભા રહેવાનો ટાઈમ નથી મળતો. એ જગ્યાએ અમે એકદમ આરામથી બેઠા છે, કોઈ આવતું નથી, કોઈ જતું નથી. અનલોક 5ની ગાઈડલાઇન જાહેર થઈ ગઈ, હવે શેરી ગરબા ઉપર પણ નિયંત્રણ મૂકવામાં આવે છે કે પણ નથી શકત, શું કહેશો તમે? એ ઘણું સારું છે કોરોના સામે, પણ વેપારીઓની હાલત એનાથી બદતર થઈ ગઈ છે. વેપારીઓને હવે કશું રહ્યું જ નથી આશા, કારણ કે આ નવરાત્રિ અને દિવાળી બંને બગડી ગયા છે. આ સરકાર કંઈક ધ્યાન આપે, અમારી મદદ કરે વેપારીઓને, એ જ અમારી આશા છે. બિલકુલ ઘરાકી નથી નવરાત્રિની. આ વર્ષ 60 વર્ષમાં પહેલું વર્ષ એવું છે કે જેમાં બહુ તકલીફો આવી ગઈ. કઈ રીતની અત્યારે ઘરાકીની આશા રાખી તમે આ વખતે 50% ઘરાકીની આશા હતી, પણ 10% ઘરાકી નથી. શું કહેશો સરકારના જે વલણ છે અત્યારે એ રીતે? આ તો કોરોનાના લીધે બધું ચાલે આવું. બાકી ગરબામાં શેરી ગરબા કરવાનું એમને અમે નિવેદન કર્યું હતું, પણ પરમિશન ના આપી એમને. પણ એમને આપવી જોઈએ પરમિશન શેરી ગરબામાં, તો બધા વેપારીઓનું એ થાય. દર્શક મિત્રો, આપે જોયું વેપારીઓનું નિવેદન કે અનલોક 5ની જાહેરાત થઈ ગઈ. નવરાત્રિ અને દિવાળી બંને તહેવારો એમના બગડ્યા છે. સરકાર પાસે કોઈક આસાન અપેક્ષા રાખીને બેઠા છે, કોઈક રાહત પેકેજ ચાલુ થાય અથવા તો રાહત પેકેજની ઘોષણા કરવામાં આવે જેથી કરીને વેપારીઓને ફાયદો થાય. કારણ કે અત્યારે ટોટલી વેપાર ધંધા ફ્લોપ ગયા છે. અત્યારે ધંધો રોજગાર જ નથી કોઈના ત્યાં. નવરાત્રિના દિવાળીના તહેવારો માથે છે, શું કહેશો તમે? કઈ રીતના ધંધા છે? આ 6 મહિનાથી આ કોરોનાને લીધે છે ને સાવ ડીમ ધંધો ચાલે છે. અત્યારે રોજગારી માટે તો બહુ અત્યારે મુશ્કેલી. કઈ રીતની તૈયારીઓ હતી તમારી નવરાત્રિમાં? નવરાત્રિમાં અમારે આ ધંધો તો બહુ ફેલ જ ગયો છે. નવરાત્રિ અમારે કીધું સારી જશે, પણ નવરાત્રિ બંધ રહી છે એના માટે ધંધો અત્યારે મુશ્કેલ પડે છે. કેટલાનું નુકસાન ગયું હશે અંદાજે? અંદાજે અમારે 5-7 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન જાય. આમ તો બધાને અલગ અલગ ધંધો, મારે એટલો અત્યારે નુકસાન જાય. દિવાળીના તહેવાર ઉપર શું આશા અપેક્ષાઓ છે? दिवाળી आशा એટલી आशा नहीं है આપણે આ कोरोना हिसाबे। कोरोना के बाद किए जा रहे अनलॉक में अब शहर के अतिथि गृह को खोलने की और अतिथि गृह में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग उठ रही है।
देश भर में किए गए लॉकडाउन के बाद अब विभिन्न चरणों में रियायत के साथ विभिन्न क्षेत्र को खोलने की परमिशन दी जा रही है। अनलॉक 5 में खुले मैदान में 200 लोगों को और पार्टी प्लॉट में 100 लोगों के साथ कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मिली है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा संचालित अतिथि गृहों को शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही चोरी जैसी घटनाएं भी अतिथि गृहों में सामने आ रही है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरों से अतिथि गृहों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करने की मांग भी उठ रही है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर डॉक्टर जिगीषा सेठ ने जानकारी दी। अतिथि गृह चालू करवानी परमिशन आपी दीधी है, पण ए पहला आपणे जे प्रोटोकॉल मुजब एने साफ करवाना होय, सेनिटाइज करवाना होय, ए बधी कामगीरी थया पछी આપણે ચોક્કસપણે એને શરૂ કરી દઈશું। ખાસ કરીને વાત કરીએ સીસીટીવી કેમેરા અત્યારે બહુ જ મહત્ત્વના બન્યા છે। દરેક જગ્યાએ દરેક ઓફિસોમાં સીસીટીવી કેમેરા, પણ એક બી અતિથિ ગૃહની અંદર કેમેરા નથી લગાડ્યા। આપણું જે સ્માર્ટ સિટી અંતર્ગત સીસીટીવી કેમેરા બધે મૂકીએ છીએ, લગભગ 1200 ઉપર સીસીટીવી કેમેરા મૂકાઈ ગયા છે અને અગાઉના પ્લાનિંગમાં હવે જે કોઈ આપણે વોર્ડ ઓફિસીસમાં ને બધે તો મૂક્યા છે, રસ્તા પર મૂક્યા છે, ટ્રાફિક સર્કલ પર મૂક્યા છે અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં મૂક્યા છે। ત્યાં સુધી અતિથિ ગૃહ ખુલ્લા મૂકાશે એવી કોઈ ગણતરી કરી ટેન્ટેટિવ? એ એટલીસ્ટ હું તપાસ કરી લઉં કે ભાઈ એ સફાઈનું સેનિટાઇઝેશનનું કામગીરી શરૂ કરી છે તો કેટલે સુધી આવી છે ને આવી જશે એ પ્રમાણે। અને એ બી પછી સામેથી આપણને એને રિઝર્વ કરવા માટે બી એ મળવું જોઈએ, બુકિંગ પણ મળવું જોઈએ, કારણ કે આજકાલ બધાને એમ છે કે ભાઈ ભલે આપણે લોકડાઉન 15 ઓક્ટોબર પછી જે 5 લોકડાઉન છે એમાં 200 માણસની છૂટ આપી છે, તો ખરેખર કેટલી વ્યક્તિ એનો લાભ લઈને એ પ્રમાણે કરવા માગે છે, લગ્ન કે વિવાહ કે કોઈ બી પ્રસંગ, એના પર આધાર રહે। महिसागर नदी से मिले अज्ञात शव मामले डीसीबी पुलिस ने आरोपियों का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वडोदरा शहरना नंदेश्री पोलीस स्टेशन विस्तारमा तारीख 4 सांजे 5 वाग्याना समये नदीमांथी एक महिलानी लाश मળી આવી છે એવો મેસેજ આવ્યો હતો। આ મહિલા અજાણી હતા અને તેના બંને હાથ પગ અને ગળામાં દોરી બાંધેલી હતી। સમગ્ર ઘટનાક્રમ બાદ પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો પણ ત્યાં પહોંચી હતી। સઘન પૂછપરછ અને સઘન તપાસના અંતે આ મહિલાની ઓળખ મુસ્કાન ઉર્ફે ગુડિયા નામે થઈ છે। આ મહારાષ્ટ્રમાં રહેતી હતી અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશની વતની છે। તપાસ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચને એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ મહિલાનું ગળું દબાવી હત્યા નિપજાવી તેની લાશને ધાબળામાં વીંટાળી અને વડોદરા અમદાવાદ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર મહીસાગર નદીના પુલ ઉપરથી તેને ફેંકી દેવામાં આવી હતી। અને આ સમગ્ર ઘટના રાતના 3 તારીખની મોડી રાતે, એટલે કે 3 તારીખની વહેલી સવારે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। આ ઘટનાને અંજામ આપનારા આરોપીઓ મુજસ્સમ ઉર્ફે સેબુ અનવરુલ હસન, ઉંમર વર્ષ 24 અને આ સુલતાનપુર ઉત્તર પ્રદેશનો રહેવાસી છે અને તેની મદદગારીમાં સંદીપ શ્રીવાસ્તવ ઉંમર વર્ષ 25, આ પણ તેની સાથે ટ્રકનો ક્લીનર છે। મહિલાને મારી નાખવાનું મુખ્ય કારણ મહિલા અને આ સેબુ વચ્ચે પ્રેમ સંબંધો હતા। આ ઉપરાંત આ મહિલાને તેના સેબુના નાના ભાઈ સાથે પણ પ્રેમ સંબંધ હતા અને આ વાત સેબુને પસંદ નહોતી અને સેબુના નાના ભાઈ સાથે આ મહિલા લગ્ન કરવા ઈચ્છુક હતી। એટલા માટે સેબુ આ સંબંધથી ખુશ નહોતો, એટલા માટે આ મુસ્કાન ઉર્ફે ગુડિયાને અમદાવાદ ફરવા જવાનું કહી અને મહારાષ્ટ્રથી પોતાની ટ્રકમાં બેસાડી અને લઈ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ લગભગ 2 તારીખની મોડી રાતે કરજણ પાસે બધાએ ભોજન લીધું। ત્યારબાદ લગભગ અંદાજિત 2 થી 3 વાગ્યાના આસપાસ રાતે આનું ગળું દબાવી હત્યા કરી અને આની લાશ બ્લેન્કેટમાં વીંટાળી અને નદીમાં ફેંકી દેવામાં આવી હતી। सुभानपुरा के कैनरा बैंक के एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 3 संदिग्धों को बैंक कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कैनरा बैंक ना ब्रांच मैनेजर श्री स्मित जगदीश भाई पंड्यानाओए गोरवा पोलीस स्टेशन में एक फरियाद आपेल है, जेनी विगत एवी है कि तेओनु सुभानपुरा खाते एटीएम आवेलू है। एटीएम में एटीएम साथे चेड़ा करी तेमांथी नाणांनी उठांतरी थाय छे अने आ बाबते तेओनी हेड ऑफिसथी पण ईमेल मळेल होय तेओए गोरवा पोलीस स्टेशन में आ बाबते विगतवाરની फरियाद आपेली, जेना अनुसंधाने तपास करता अने एटीएमना सीसीटीवी फूटेज चेक करी आरोपीओनी शोधखोळ करता आरोपीओ साहूकार महमूद खान पठाण रहे मेवात हरियाणा अने जावेद इद्रीस खान पठाण मेवात हरियाणानाओ आ गुनाना गामे
મળી આવેલ, જેઓની પૂછપરછ કરતાં તેઓએ આવું નાણાંની ઉઠાંતરીનો પ્રયાસ કરેલા હોવાનું પુરાવા મળેલ છે, જે આધારે તેઓની વિધિવત COVID-19ના ટેસ્ટ કરાવી અટક કરવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે અને બેંક પાસે પણ કેટલા નાણાંની ઉચાપત આ રીતના થઈ છે જેની વિગતો માગવામાં આવેલ છે। જે વિગતો આવતા એક્ઝેક્ટ કેટલા રકમ તેઓએ ATMમાંથી ઉપાડેલ છે ફ્રોડ કરી એ જાણવાનું મળશે। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के ज़रिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के ज़रिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। वडोदरा में आज मंगलवार को 109 कोरोना के नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,275 हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 109 नए मामले आज दर्ज किए गए, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,275 हो गई है। शहर में पिछले 24 घंटों में 4,163 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,054 टेस्ट नेगेटिव आए हैं। 206 लोगों की शहर में कोरोना से आधिकारिक रूप से मौत भी हुई है। शहर में 1,742 सक्रिय केस हैं, जिसमें से 1,513 मरीजों की स्थिति स्टेबल है। 167 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 62 मरीज वेंटिलेटर पर है। 24 घंटों में 173 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 11,327 हो गई है। एसएसजी अस्पताल के तत्काल विभाग में रिनोवेशन के लिए तत्काल विभाग को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी जानकारी शहर के नागरिकों को लेने का अनुरोध किया गया है। एसएसजी નું તાત્કાલિક સારવાર છે તે કોરોના બિલ્ડિંગ નીચે આવેલું છે અને અમે ઘણા વખતથી ટ્રાય કરી રહ્યા હતા કે આ તાત્કાલિક સારવાર કોઈ સારી કેમ્પસમાં અલગ જગ્યાએ કાર્યરત કરી શકીએ અને છેલ્લા 2 મહિનાની મહેનતના અંતે અમે ઓપીડી 18 જે છે ત્યાં એક બહુ વિશાળ જગ્યા છે, તો ત્યાં અમે રિનોવેશન કર્યું ઓપીડી 18નું। આવતીકાલે ત્યાં તાત્કાલિક સારવાર
શિફ્ટ કરી રહ્યા છીએ. શિફ્ટ કરવાથી બે વસ્તુના ફાયદા થશે. એક તો કોરોના બિલ્ડિંગ જે ટોટલી 100% કોરોના બિલ્ડિંગ બની જશે. એ 5-7% ઓછું હતું પહેલાં, કે તાત્કાલિક સારવાર નીચે હતું. થોડો સંક્રમણનો પણ ભય રહેતો હતો, એ બિલકુલ ઓછો થઈ જશે. અને બીજું કે જે હાલનું તાત્કાલિક સારવાર છે અને જે ટ્રાયજ રૂમ છે, એટલે કે જ્યાં પેશન્ટને રાખીએ છીએ, ઓક્સિજન આપીએ છીએ, ઘણીવાર સુચરિંગ કરીએ છીએ, ડ્રેસિંગ કરીએ છીએ, આખું જે મેઇન રૂમ છે તે એમાં રિનોવેશનની તાત્કાલિક જરૂરત હતી. 12-14 વર્ષથી જૂનું કંઈ રિનોવેશન થયેલું હતું. તો આ રીતે નવી જગ્યા મળવાથી કે જૂના તાત્કાલિક સારવારમાં રિનોવેશનની કામગીરી પણ એકાદ મહિનામાં પૂરી થઈ શકશે. અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે 2 મહિનામાં કોરોના બિલકુલ ડાઉન થઈ જાય અને એકદમ નોર્મલ થઈ જાય તો પાછું તાત્કાલિક સારવાર નીચે આપણે અહીંયા પાછું લઈ આવશું. હવે પછી તાત્કાલિક સારવારની જરૂર હોય તો તમારે ડાયરેક્ટ OPD 18 જે છે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફિસની સામે આવેલું છે, ત્યાં ડાયરેક્ટ દર્દીને ત્યાં લઈ જવું અને દર્દીને કોઈ પણ જાતની ત્યાં તકલીફ नहीं पड़े एनी पूरेपूरी काळजी राखवाना छे। हमारे सबके पसंदीदा एवरग्रीन सिंगर किशोर कुमार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर कुछ खास बातों के जरिए आए किशोरदा को याद करते हैं। हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार का दीवाना भला कौन नहीं। किशोर कुमार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आज भी याद की जाती है। हमेशा मस्ती के मूड में रहने वाले किशोरदा आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। 13 अक्टूबर सन 1987 को बॉलीवुड ने न सिर्फ अपना चहेता एंटरटेनर खोया बल्कि देश ने एक बेहतरीन गायक और अभिनेता भी खो दिया। किशोरदा मस्त मौला थे, अपने मन की करते और सुनते थे। किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। उन्हें अपनी जन्मभूमि से इतना ज्यादा प्यार था कि जब भी वो कहीं स्टेज पर परफॉर्म करते थे तो खंडवा का नाम जरूर लेते। किशोरदा स्टेज पर जब खड़े होते तो लेडीज एंड जेंटलमैन या दूसरा कुछ कहने की बजाय कहते थे, मेरे दादा दादियों, मेरे नाना नानियों, मेरे भाई बहनों, तुम सबको खंडवे वाले किशोर कुमार का राम राम। हाफ टिकट के मशहूर गाने 5 रुपया 12 आना के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। जब किशोरदा कॉलेज में पढ़ा करते थे तब वो कैंटीन में उधार लेकर खाना खाया करते थे। जब उन पर 5 रुपए 12 आने का उधार हो गया और कैंटीन वाला अपने पैसे मांगने लगता, तब किशोरदा टेबल पर बैठकर ग्लास और चम्मच बजाकर यही गाना गाने लगते और उसकी बातों को अनसुना कर देते थे। एक बार किशोरदा फिल्म के सेट पर आधी मूंछ और दाढ़ी लगाकर पहुंच गए। जब डायरेक्टर ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों आए हो, तब किशोरदा ने तपाक से कहा कि प्रोड्यूसर ने मुझे फिल्म के आधे ही पैसे दिए हैं। आधे पैसे तो आधी दाढ़ी और मूंछ, पूरे पैसे दोगे तो ही पूरी दाढ़ी मूंछ में आऊंगा। किशोरदा कहा करते थे कि जब वो फिल्मों से संन्यास लेंगे तो खंडवा जाकर रहेंगे और रोज दूध जलेबी खाया करेंगे। किशोरदा की मृत्यु के बाद उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार खंडवा में किया गया। आज भी किशोर कुमार उनके गानों के जरिए, उनकी आवाज के जरिए हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है। लॉकडाउन के बाद शहर में गार्डन तो खुल गए हैं, लेकिन उसकी देखभाल का अभी भी अभाव है। शहर में वाड़ी इलाके में मोहम्मद तालाब निकट के शास्त्री बाग में सुविधाओं के अभाव में मॉर्निंग वॉकर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बड़ोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के बाग बगीचों पर लाखों रुपयों का खर्च किया जाता है ताकि वहां आने वाले लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, लेकिन शहर के वाड़ी इलाके के मोहम्मद तालाब निकट के शास्त्री बाग में गंदगी का साम्राज्य है। यहां आने वाले लोगों को गार्डन में आकर ताजगी के बजाय बदबू का अनुभव करना पड़ता है। यहां ई टॉयलेट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। ऐसे में सुविधाओं की मांग यहां के मॉर्निंग वॉकर्स कर रहे हैं। छेल्ला 10 વર્ષથી અમે લોકો અહીંયા બાગમાં ચાલવા માટે કસરત માટે આવીએ છીએ। આ લોકડાઉન પહેલાં બાગની પરિસ્થિતિ બહુ સારી હતી। लॉकडाउन पहला बाग एकदम अप टू डेट હતો। આ લોકડાઉન થયા પછી આજે ખુલ્લે મહિનો થવા આવ્યો, હજુ કોઈ વ્યવસ્થા નથી થઈ। આ બાગમાં એટલી બધી ગંદકી છે, કાગડા મરી જાય છે, હા, ચકલીઓ મરી જાય છે, રોડ પર પડેલી હોય છે, ચાલીએ છે ત્યાં આપણને હાથમાં આવે છે અને કૂતરા અંદર ઘૂસીને તોફાન કરે છે। બાગમાં જે ચાલવાના પ્રેબર બોક્સ છે એ બી બધા 68 છે। આ વરસાદની સિઝન ગઈ ને છતાં પણ હજુ સુધી કશું બાગમાં નવું કામ કરવામાં આવ્યું નથી। લોન પણ આટલી થઈ ગઈ છે છતાં પણ એનું કટિંગ નથી, કારણ કે 2 બાગ વચ્ચે એક જ રોલર આપેલું છે, રોયા પાર્ક અને આ બાગ 2 વચ્ચે એક જ રોલર આપેલું છે એટલે તકલીફ પડે છે। અને એના લીધે અહીંયા આગળ બાગમાં સવારે આવીએ છીએ તો પણ એટલી ગંદકી દેખાય છે,
બપોર પછી તો પૂછવાનું જ શું હોય. એટલે આ બે કમાટી ભાગ છે, રેવા ભાગ છે, એની કમ્પેરિઝન આ ભાગમાં 50% કામ નથી થયું. બરાબર. અહીંયા ખસી પબ્લિક આવે છે, હરેક સમાજના હરેક ધર્મને માનનારા માણસો આવે છે, અને અહીંયા બાગની અંદર કોઈ જાતની ફેસિલિટી છે નહીં, સફાઈ નથી, બરાબર છે, કોઈ જાતની પાણીની વ્યવસ્થા છે અને સંડાસ બાથરૂમની વ્યવસ્થા છે. બસ આ જેવી રીતે પેલો રોડ છે એ પ્રમાણે બાદ કરી નાખ્યો છે લોકોને. એટલે કોર્પોરેશન કોઈ ધ્યાન આપતી જ નથી. એટલે એ બધી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ કે લોકો વધારે આવે અહીંયા. સફાઈ હોવી જોઈએ, ચોખ્ખાઈ હોવી જોઈએ, પાણીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, સંડાસ બાથરૂમ, ચલો બાથરૂમ હોવું જોઈએ, તાકે નાના મોટા બચ્ચા આવે બૈરાઓ લઈને એ બચ્ચાને કહી જાય પછી આ બાગમાં એઠવાડો થવાનો છે. એટલે એવી કોર્પોરેશનની એવી व्यवस्था करवी જોઈએ. अनलॉक 5 में अब गाइडलाइंस के साथ थिएटर भी खुल रहे हैं. ऐसे में शहर के आइनॉक्स थिएटर में क्या है सुरक्षा की व्यवस्था, इसका जायजा लिया VNM टीम ने. कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन कर दिया गया था और ऐसे में पूरा देश बंद हो चुका था. ना धंधे, ना मल्टीप्लेक्स खुले और ना ही कोई दुकानें चालू. अब ऐसे में 7 महीनों के बाद मल्टीप्लेक्स खोले जा रहे हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा अब मल्टीप्लेक्स खोलने की SOP जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस पालन करने का महत्व बताया है और कहा है कि इन गाइडलाइंस को पालन करते हुए मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे. अब ऐसे में क्या जो व्यूअर्स हैं, मूवीज़ देखने वाले हैं, क्या वो आएंगे, और ये जानने वाली बात है. तो हम शहर के पहले मल्टीप्लेक्स में आइनॉक्स में हम आ चुके हैं, जहां आप ये देख सकते हैं कि कोरोना से बचने के लिए पूरी प्रिकॉशंस लेने के लिए उन्होंने सैनिटाइज़र विंडो टिकट पर रखी है. आप विदाउट टच कैसे टिकट ले सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा. एंट्री से लेकर अंदर तक आपके ऑडिटोरियम तक किस तरीके से पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे. किस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी, किस तरीके से विदाउट टच फूड को आप तक पहुंचाया जाएगा. ऐसे में हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि मल्टीप्लेक्स बंद हो गए थे, लोगों का बाहर जाना बंद हो गया था. और ऐसे में अब मल्टीप्लेक्स को भी खोला जाएगा, सिनेमाघर फिर खुलेंगे और लोग फिर से लग्जरियस थिंग, यानी सिनेमा देखना एक लग्जरियस थिंग माना जाता है, उसे अब फिर से लोग एंटरटेनमेंट का भरपूर मजा ले पाएंगे. Welcome to Inox, the entertainment destination of India. We are constantly on our toes to frequently deep clean and disinfect all customer touch points. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीट्स हैं, यहाँ पर एक सीट को छोड़कर एक ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा, एक सीट का गैप रखा जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाए. और मूवी ख़त्म होने के बाद पूरे ऑडिटोरियम को सैनिटाइज किया जाएगा. कम लोगों में ही सही, पर आप फिर से एंटरटेनमेंट का, मूवीज़ का पूरा मज़ा ले सकेंगे. कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाया जाएगा. यहाँ पर लिखा हुआ है, सीट्स बंद कर दी गई हैं और लिखा हुआ है कि नॉट टू बी ऑक्यूपाइड. तो मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम पूरा किया गया है. आपकी हेल्थ के बारे में सोचकर, प्रिकॉशंस लेकर किस तरीके से यहाँ पर सारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा. मल्टीप्लेक्स खोलने के साथ साथ किस गाइडलाइंस का हमें पालन करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निकिता फॉर कमिंग. आपने, आई एम श्योर कि आपने सारी हमारी अरेंजमेंट्स देख ली होंगी अभी तक. यू आर राइट, हम लोग 15 अक्टूबर से हम लोग अनलॉक 5 में हम लोग सिनेमा ओपन कर रहे हैं और व्यवस्था वो सारी की गई है जो INB मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट जो रेगुलेशन आई थी हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं. और पालन ही नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट. ठीक है, व्हेन यू कमिंग टू द बॉक्स ऑफिस, यू नो, कि ये टोटल कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, आपने देखा होगा हमने लगाया हुआ है कि पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स होंगे. आप अगर बॉक्स ऑफिस पे टिकट लेने के लिए जाते हैं, वैसे तो आप टिकट बुक आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, यू नो, वर्चुअल आप कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आइनॉक्स के वेबसाइट पे कर सकते हैं, ऐप पे कर सकते हैं. जब आप बॉक्स ऑफिस में आते हैं तो ओनली थिंग, अगर आपको बॉक्स ऑफिस से टिकट लेनी होती है तो आप बॉक्स ऑफिस में आएँ, आप अपना नंबर दें
हमारे कलीग को, और वो जैसे आप नंबर देंगे और आपकी सीट कंफर्म होगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें 5 ये वो जो मैसेज होगा वो 5 फुली लोडेड मैसेज होगा जिसमें लिंक होंगे 4। एक तो आपका बुकिंग नंबर होगा, दूसरा एक QR कोड आएगा जिससे कि आप इजी एक्सेस कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। दूसरा जो लिंक होगा उससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा जो लिंक होगा उससे आप अपनी सीट, अपना जो ऑडिटोरियम में जो आपकी सीट एलोकेटेड है वो होगा। और चौथा जो होगा जिससे आपको वर्चुअल आपकी फिजिकल जो वर्चुअल टिकट होगी वो दिखेगी। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे टच पॉइंट्स, चाहे वो बॉक्स ऑफिस की एंट्री हो, सिनेमा एंट्री हो, ऑडिटोरियम एंट्री हो, लॉबी हो, फूड काउंटर हो, वॉशरूम हो, हर जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए डिमार्केशन कर रखे हैं। 6 फीट का हमने मिनिमम डिस्टेंस जो है हमने हर जगह मेंटेन किया हुआ है। अगर आप अंदर ऑडिटोरियम में जाते हैं तो ऑडिटोरियम में जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है 50% कैपेसिटी हम लोग यूटिलाइज़ करने के लिए, तो आप अगर वो भी देखे होंगे तो हमने एक सीट को छोड़ करके एक सीट जो है ना ओपन रखा हुआ है, उसका हमने प्रोविज़न किया हुआ है। अब जहाँ तक हम एयर कंडीशनिंग की बात करें तो एयर कंडीशनिंग हमने जो है वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 24 से 30 के बीच में हम लोग रख सकते हैं। और हमने फ्रेश एयर का इंटेक अंदर ऑडिटोरियम में हमने बढ़ा रखा है जिससे कि वो टेम्परेचर भी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे और गेस्ट को जो है फ्रेश एयर की जो अवेलेबिलिटी होगी वो पूरी रहेगी। आप जैसे सिनेमा में एंटर करना चाहेंगे तो पहले आपको हैंड सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। हमारे टीम मेंबर जो हैं वो आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, आपको मास्क लगा के अंदर जाना पड़ेगा। जितने भी टच पॉइंट्स देखेंगे, डोर हैंडल देखेंगे, नॉब्स देखेंगे, वॉशरूम के टैप देखेंगे, जितना 75 जो है 70+ टच पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसको पीरियोडिकली हम लोग थ्रू आउट द डे हम लोग उसको डिसइंफेक्टेंट करते रहेंगे। तो ये है अभी तक हमने, जहाँ तक रिफ्यूल की बात है, मैं कंसेशन की बात है, वहाँ पर हमने ऐसे प्रोसेस को, ऐसे टाइम को हमने निपटने के लिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है हमने लॉन्च किया है। जैसे टर्मरिक लाते हो गया, वेरिएंट ऑफ ग्रीन टी हो गए, जो है एनर्जी बार्स हो गए। सो ये सब हमने रिफ्यूल काउंटर पे रखे हुए हैं। ऐसे में आपने टिकट्स की बात की, आपने फूड की बात की, तो टिकट्स जब लोग लेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब उनकी प्राइसेस घटाई गई हैं या फिर सेम प्राइसेस रहेंगी? सेम फूड पर भी प्राइसेस बढ़ाए गए हैं या फिर उन पर कम किए गए हैं? निकिता, अभी हमने प्राइसिंग कहीं रिड्यूस नहीं किया है। प्राइसिंग विल बी सेम एज अर्लियर, बट वी हैव लॉन्च आर लॉयल्टी प्रोग्राम, आइनॉक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम जिसको कहते हैं, और उसके तहत हमने बहुत सारे वेरियस ऑफर्स लॉन्च किए हैं। विल दैट गेस्ट विल बी बेनिफिटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे कि गेस्ट को जो है बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे एंड दे कैन अवेल इट एंड इट विल बी मोर देन डिस्काउंटेड प्राइस। सो लास्ट में जो हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे, जो मूवीज़ देखने आएंगे, उनके लिए आप क्या चेतावनी या फिर क्या सुविधाएं हैं उनके लिए स्पेशली, वो आप क्या बताना चाहेंगे उनको? मैं तो अब ये पैंडेमिक का सिचुएशन है तो मैं गेस्ट से इतना ही कहूँगा कि आप आएँ, ज़रूर आएँ और मास्क लगा करके आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हम लोग अपनी तरफ से वो सारे के सारे स्ट्रिंजेंट हम लोग अपने प्रोसेस प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाले हैं। आपके हेल्थ, आपकी सेफ्टी का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे और हम लोग इतना इंश्योर करेंगे कि जितना आप अपने घर में सेफ़ रहते हैं उतना आप आइनॉक्स में सेफ़ रहें। ये हमारी तरफ से वादा है और हम इसको इंश्योर भी करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ क्लस्टर हेड आइनॉक्स के, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और कैसे आपको यहाँ आकर सैनिटाइज करना होगा और फिर आपको कैसे लिंक दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइएगा ज़रूर और ऐसे में आप मूवीज़ लग्जरी थिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं अनलॉक 5। सन फार्मा रोड पर श्री हरि रेसिडेंसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। सन फार्मा रोड पर श्री हरि रेसिडेंसी के एक घर में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दुर्घटना में घर का सामान संपूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है, जिसके चलते मकान मालिक को लाखों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है।
અમને વડીવાડી ફાયર સ્ટેશનમાં કોલ મળતા કે શ્રી હરિ રેસિડેન્સીમાં આગ લાગેલ એવો મેસેજ મળતા તાબડતોબ સ્થળ ઉપર આવી ઘટના સ્થળ ઉપર આવી પાણી માર્યું આગ અને આગ અત્યારે કાબુમાં આવી ગઈ છે. ના જાનહાનિને અત્યારે જાણવા મળેલ નથી. અત્યારે કામગીરી ચાલે છે હાલમાં. छाणी के टीपी तेरा इलाके में डिंग डोंग चौकड़े निकट दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को वडोदरा महानगर पालिका की टीम द्वारा ध्वस्त कर दिए गए. यहां कई दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए गए थे, जिसकी शिकायत वडोदरा महानगर पालिका को मिली थी. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में किए गए एंक्रोचमेंट को दूर करने की कार्यवाही लगातार की जाती है. ऐसी ही कार्यवाही आज छाणी इलाके में फिर एक बार देखी गई. टीपी तेरा इलाके में डिंगडोंग चौकड़ी निकट कई दुकानदारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखे थे, जिन्हें वडोदरा महानगर पालिका ने फतेहगंज पुलिस स्टेशन के स्टाफ की उपस्थिति में ध्वस्त कर दिया. वडोदरा म्युनिसिपल कोर्पोरेशन उत्तर जोन में समाविष्ट वहीवटी बोर्ड नंबर 7 विस्तार में आवेल फतेहगंज पोलीस स्टेशन विस्तार में डिंगडोंग 4 रस्ता पास अंजनी एपार्टमेंट में 14 नंबर कब्जेदार मालिक द्वारा गैरकायदेसर पार्किंग में करवामां आवेल शेड तेमज दीवालों दबाणों दूर करवा माटेनो प्रोग्राम टीडीओ शाखा द्वारा बनाववामां आवेलो अने फतेहगंज पोलीस स्टेशन स्टाफ दबाण शाखा स्टाफ और टीडीओ स्टाफ साथे राखीने आज रोज आ शेडना दबाण तथा पार्किंग में करवामां आवेल दीवालों दबाणों दूर करेल छे. विश्व पोस्ट दिवस के उपलक्ष्य में रावपुरा स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस में 9 से 15 अक्टूबर तक नेशनल पोस्टल वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज पोस्ट ऑफिस में फिलाटेली डे मनाया गया. अब मोबाइल और कंप्यूटर के युग में एक दूसरे को चिट्ठी लिखना जैसे कि हम भूल से गए हैं, लेकिन आज भी देश का डाक विभाग अपने कामों में लगातार लगा हुआ है. उनके कार्यों की सराहना के लिए हर वर्ष विश्व पोस्ट दिवस मनाया जाता है. इस दिवस के उपलक्ष्य में शहर की मुख्य पोस्ट ऑफिस में इन दिनों नेशनल पोस्टल वीक के तहत विभिन्न सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, जिसमें आज फिलाटेली डे मनाया गया. फिलाटेली मतलब स्टैम्प को कलेक्ट करना और उसका संग्रह करना. फिलाटेली डे मनाने के लिए रावपुरा के मेन पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प कलेक्ट करने वाले कई लोगों को बुलाया गया और उनका सम्मान कर उनके शौक की सराहना भी की गई. आज फिलाटेली डे का आयोजन इस पोस्टल वीक के दरमियान रखा गया था. आज 13 अक्टूबर को फिलाटेली डे का आयोजन किया था. उसमें हमने सीनियर फिलाटेलिस्ट एसोसिएशन वो के मेंबर और जो हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर उनको बुला के एक छोटा फंक्शन हमने हेड ऑफिस में रखा था. इसके अलावा आज हमने मर्चेंडाइज जो आइटम्स है उसका भी लॉन्च किया था और उसके अलावा दोपहर को हमने फिलाटेली का एक वर्कशॉप भी रखा है. और इस प्रोग्राम के दरमियान हमने जो फिलाटेलिस्ट थे उनका खुद के एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए और फिलाटेली के बारे में बहुत सारी हमने डिस्कशन की कि जो पब्लिक को उसका मतलब फिलाटेली के बारे में और इंफॉर्मेशन मिले और ये हॉबी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सब में प्रचार हो. अपने घरों में पेट्स रखना बहुत सारे लोगों को पसंद होता है. खासकर डॉग्स और कैट्स पसंदीदा पेट्स माने जाते हैं और इन पेट्स के लिए हर संभव खर्च भी लोग करते हैं. ऐसे लोगों के लिए शहर में डॉग और कैट पेट्स के लिए एक अनोखा स्पा और कैफे शुरू किया गया है, जिसका अभिनेता चेतन धनानी की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया. स्पा और कैफे में जाकर रिलैक्स होना भला किसे पसंद नहीं होता, और हम इंसानों के लिए तो कई ऐसी जगह है जहां जाकर हम सुकून महसूस कर सके. लेकिन अब शहर में एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ माउ एंड पाउ स्पा एंड कैफे खोला गया है, जहां आप अपने पेट्स को भी पैम्पर कर सकते हैं. इस खास कैफे और स्पा के उद्घाटन के मौके पर रेवा फिल्म के लीड एक्टर फिल्म अभिनेता चेतन धनानी, रीवा के डायरेक्टर विनीत कनौजिया और राहुल भोले की उपस्थिति रही. गुजरात में ऐसे पहले वेंचर की शुरुआत हुई है जिसकी खूब सराहना की जा रही है. एकदम यूनिक कंसेप्ट है. मतलब ऐसा बड़ौदा में तो मैं शायद ये क्या है बिल्ली कुत्ते
ये सब पालना मेरा अभी तक शौक़ रहा नहीं है, इसलिए मेरे ध्यान में तो नहीं था। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानूँगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई को भी कि ये एक अलग ही आइडिया बड़ौदा में लेके आए हैं। मुझे लगता है बड़ौदा की जो, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोगों के पास वैसे भी काम, हम बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको काम नहीं है या फिर जिनके थे उनके ख़त्म हो गए हैं, तो ये कुछ नए यूनिक आइडिया करके ही नए काम जनरेट करने पड़ेंगे और इसमें ये काम भाई ने किया है। तो बड़ौदा के लिए ये अच्छा रहे और सबको पसंद भी आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज हमारे कैफ़े का, जिसका नाम माओ एंड पाओ कैफ़े है, जो कि प्रीमियम पेट स्पा एंड कैट कैफ़े है। यहाँ पे जो खास रखा गया है वो एक तो सबसे पहली चीज़ कि गुजरात में किसी ने ये कॉन्सेप्ट सोचा भी नहीं था आई गेस, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कैट्स पे फोकस किया गया है। बट कैट्स के साथ साथ हम लोगों ने डॉग्स भी रखा है और कैट्स में हमारे पास जो भी हैं वो पर्शियन किटन है और जो कि सारे वेल ट्रेंड हैं और ट्रेनिंग के साथ हैं, जिसमें कि कोई इश्यूज़ नहीं है। कोई भी कल को अगर अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और हम लोगों का मेन फोकस ये है कि इंसान पेट्स रख तो लेते हैं पर उनको कैसे रखना चाहिए वो उनको पता नहीं रहता है, तो उसका भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनको बेस्ट गाइडेंस दे पाए कि कैट्स या डॉग्स कैसे रखना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, कितना मेंटेनेंस होता है। तो उसके लिए मैंने कैट्स कैफ़े खोला है। कैट्स एंड डॉग का स्पा का बेसिकली देखा जाए तो अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट चल रही है, पर मैं बचपन से ही पेट्स के साथ रहते हुए आया हूँ, जिसमें कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैरीडम के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो कैरीडम का रिज़ल्ट देखते हुए मैं कैरीडम का शैम्पू, कैरीडम का सीरम, कैरीडम का कंडीशनर्स, कैरीडम का परफ्यूम, ईच एंड एवरीथिंग कैरीडम का ही रखा हूँ, जो कि मार्केट में मेरे ख्याल से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लोगों का पता नहीं पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, वो यही है कि कैरीडम बेस्ट है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक फटाफट नजर खबरें फटाफट में। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण पिछले 6 महीनों से बंद मंदिरों को खोलने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मंगलवार को इस मुद्दे राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। सबसे पहले राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अपनी चिट्ठी में लिखा कि ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं लेकिन मंदिर अभी तक नहीं खोले गए हैं। ऐसा ना करने के लिए आपको देवीय आदेश मिला है या अचानक से आप सेक्युलर हो गए हैं। राज्यपाल के इस पत्र पर उद्धव ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि जैसे तुरंत लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था, वैसे ही तुरंत इसे हटाना भी ठीक नहीं है और मैं हिंदुत्व को मानता हूं, मुझे आपसे हिंदुत्व के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। त्योहारी सीजन से पहले देश के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपने प्रमोशन के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन वीडियो सामने आते ही लोगों ने ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके पीछे कारण था विज्ञापन में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी का दिखाया जाना। यूजर्स का गुस्सा इतना ज्यादा था कि ट्विटर पर बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड करने लगा। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क ने वीडियो को यूट्यूब चैनल से हटा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ एक समूह बैठक में ये जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले साल के शुरू होने तक देश को 1 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन के वितरण के लिए योजना बना रहे हैं। बांग्लादेश में बलात्कार के खिलाफ 9 दिनों से जारी प्रदर्शन का आखिरकार असर हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने बलात्कार के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया है। इसके लिए शेख हसीना मंत्रिमंडल ने महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून 2000 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं बहाल हो गई है। बता दें कि आज मंगलवार को ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा पूरी तरह ठप पड़ गई थी। इसके बारे में एसबीआई ने खुद ट्विटर कर लोगों को जानकारी दी थी और असुविधा के लिए खेद भी जताया था।
इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 29वें मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और डेविड वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आज आमने सामने होंगी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को अगर इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसे आज हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज सनराइजर्स हैदराबाद से करो या मरो का मुकाबला है। 3 बार के चैंपियन और पिछली बार के उप विजेता चेन्नई को अभी तक 7 मैचों में से 5 मैचों में हार मिली है। पॉइंट टेबल में अभी वो 7वें स्थान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 महीने के बाद 4 दिन के लिए गुजरात आए हैं। आज शाम अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे और 17 अक्टूबर तक गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। द्वारका से 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवराजपुर बीच को डेनमार्क की संस्था फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। गोवा को भी टक्कर मारे ऐसा शिवराजपुर बीच एशिया का दूसरे नंबर का सबसे सुंदर बीच है। यहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समुद्री प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। राजमहल के कंपाउंड में एक मगरमच्छ होने की जानकारी पशुपालक ने प्राणी संस्था को दी थी। गुजरात प्राणी क्रूरता निवारण संस्था और वाइल्ड लाइफ SOS ने मौके पर पहुंचकर करीबन 4.5 फीट लंबे मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया है। सावली के लामड़ापुरा निकट निजी कंपनी में नौकरी करने वाले 40 वर्षीय भाईलाल रोहित आज ड्यूटी के लिए निकले थे। इस दौरान डंपर की चपेट में आने से भाईलाल रोहित की मौत हुई है। मृतक GIDC में कार्यरत निजी कंपनी में सिक्योरिटी कर्मचारी थे। भादरवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शेरखी के सोनारकुई गांव निकट से एक वाइपर नामक सांप बरामद हुआ। घटना की जानकारी वन विभाग को देने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीबन 5 से 6 फीट लंबे वाइपर सांप का रेस्क्यू किया। सांप को बरामद कर लिए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने साबरकांठा के नागरिकों के साथ मिलकर अहमदनगर बस स्टेशन से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल रैली का आयोजन किया और नारेबाजी के साथ हाथरस पीड़िता को न्याय दिए जाने की मांग की। लेकिन इस रैली की इजाजत नहीं लिए जाने से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया। पादरा के मामलतदार कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें पादरा के मामलतदार GD बारिया और नायब मामलतदार KJ पार्थी 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ACB के हाथों धरे गए हैं। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में मिट्टी की खुदाई के मंतव्य के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए ACB ने छापेमारी कर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत देश के विभिन्न प्रवासन स्थलों को खोला जा रहा है। इसी के भागरूप केवड़िया के जंगल सफारी चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क एकता मॉल को भी खोल दिया गया है और अब 17 अक्टूबर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को खोलने का भी ऐलान कर दिया गया है। यहां कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ रोजाना 2500 सैलानियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसकी ऑनलाइन टिकट www.soutickets.in से ली जा सकेगी। वडोदरा निकट पावागढ़ मंदिर में नवरात्रि के दौरान 8 से 10 हजार जितने श्रद्धालु आते हैं और कोरोना संक्रमण फैलने की दहशत के चलते मंदिर को 16 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप VNM की खबरों से हमेशा अपडेट रह सके। साथ ही आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।